3, 2, 1. अपनी जगह पर खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन में हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर आज की हमारी चीफ गेस्ट का स्वागत करें, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दें और सभी बच्चे आज की हमारी अतिथि का स्वागत करें, सत्कार करें। ले लो, फोटो लेते चलो। और साथ में हमारे तमाम अतिथियों से भी निवेदन है, पढ़ने लगा तो ऑटो रिक्शा चलाने लगी बेटियां, साहस को लेकर अंतरिक्ष तक वायुयान को उड़ाने लगी बेटियां, और मौत को भी मात देकर माउंट एवरेस्ट तक जाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर हमने मेघा दीदी को यहाँ बुला लिया। तो मैं इन्हीं पंक्तियों से आवाज देता हूँ। मेघा दीदी एवरेस्टर, माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। इसके बाद आपने तंजानिया की जो छोटी है किलिमंजारो, उसको भी आपने, उस पर भी भारत का, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया है। इसके बाद एलब्रस जो कि रसिया की चोटी है, इसमें भी आपने भारत का तिरंगा लहराया है। कोस जी को जो है ऑस्ट्रेलिया की चोटी है, जो कि जिस पर भी आपने भारत का तिरंगा लहराया है। इसके बाद स्कूबा डाइविंग, जो कि नहीं मतलब उनको ऊपर आना पड़ता है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बावजूद आपने इस स्कूबा डाइविंग में, जिसको स्कूबा टेक्निकल डाइविंग कहते हैं, उसमें भी आपने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। ऐसे प्रतिभा, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। हम अगर 2-3 मंजिल ऊपर भी जाएं तो हमें चक्कर आने लगता है। और दीदी ने सोचो कि 8,848 मीटर ऊपर जाकर हमारे भारत देश का तिरंगा लहराया है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश शासन ने, हमें उन्हें धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साची दुग्ध संघ संस्थान ने भी आपको एम्बेसडर नियुक्त किया है। हैंडलूम और सभी लोग स्टैंडर्ड ओवेशन देंगे जी को। जोरदार तालियों से स्वागत हो। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर दीदी को बिल्कुल स्वागत करने के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और स्वागत अभिनंदन करें। जोश के साथ किया था। आप सभी को मेरा जय हिंद। तो देखो बच्चों, आपके लिए ही आपके टीचर ने मुझे इतनी दूर से बुलाया है। वजह क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और भी फील्ड में आगे बढ़ो, चाहे वो पहाड़ चढ़ना हो या समंदर के अंदर गोता लगाने हो। तो सबसे पहले मैं विष्णु भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे पहले संदेश दिया था कि दीदी सिवनी जाना है और मध्य प्रदेश के हर कोने के बच्चों की जरूरत है आपकी। और पल मेरी स्कूल के संस्थापकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। और जो अभिभावक यहाँ आए हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और उनकी प्रस्तुति को देखकर अप्रिशिएट करने के लिए अपना कीमती समय देकर यहाँ आए हैं। आप सबको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो मुझे कहा क्या था कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे बच्चों के सामने शेयर करना है और अंत में उनके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो मुझे जवाब में देना है। तो मेरा जन्म हुआ है सीहोर जिले में, गांव है भोजनगर, वहाँ पर
आज से 27 वर्ष पहले। मेरे पिताजी भी किसान हैं। इनमें से कई बच्चों के पिता के यहाँ क्या है, मेरी 6 बुआएं हैं, मल्ली पापा की 3 बच्चियाँ हैं, बड़े पापा की 3 बच्चियाँ हैं। तो हमारे यहाँ रूल ये है कि एक बार गुड़ियाएँ आना शुरू हुई तो मतलब 3, 4, 5, 6 आएंगे, उसके बाद ही घर का लड़का आएगा। तो मेरे जन्म के टाइम से बच्चियों ने यहाँ पर परफॉर्म किया था, इतना मनमोहक, कैसा लगा, निहारते रहो। तो आपकी जो शिक्षकों ने उन पर मेहनत की है वो भी काबिल तारीफ है। तो वैसा ही माहौल मेरे घर का था कि अब तो 3, 4 छोरी, मतलब मेरे पिताजी को कहा गया था कि अब तो दामोदर की किस्मत फूट गई, एक अभी 3, 4 छोरी होगी तब छोरो खोलो। तो उस परिवार में से मैं आती हूँ, पर हमें नहीं पता होता ना किस्मत हमें क्या करती है। मैं 5वीं कक्षा तक गांव में ही पढ़ाई करी। बाद में मुझे मेरे मामा साहब के घर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। जब हम दूसरों के घर पर रहते हैं वो सबसे कठिन समय होता है। ये बच्चे तो आपके पास रह रहे हैं, जब हम दूसरों के घर पर रहते हैं तो टमाटर खाने का मन करता है, पर फ्रिज में से टमाटर लेने से पहले भी सोचना पड़ता है ले या नहीं ले। सब सो जाते हैं तब भी बर्तन मांज के ही सोना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मामा के बच्चे बहुत मारते हैं। तो इस तरह से मेरा किशोरावस्था बीता था। बाद में मैं यहाँ आई थी। मैं जिस परिवेश से आती हूँ, हमारे यहाँ विष्णु भैया को भी पता है, हमारे यहाँ छोटी छोटी उम्र में ही सगाइयाँ तय हो जाती है। रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ नारियल यहाँ से यहाँ भेज के सगाइयाँ हो जाती है। तो मेरा भी मतलब यही था कि बस घर में फ्रिज होना चाहिए और मैं राख से बर्तन नहीं मांजूंगी। 12वीं के बाद मेरे इतने विशेष सपने नहीं थे, पर हमें नहीं पता होता ना कि ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है। तो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट ये आया था कि जो मेरे भाई थे वो पढ़ने के लिए सीहोर गए थे, जिले में, और वो भाग भाग के गाँव आते थे। वजह ये थी कि उनको खाना अच्छा नहीं लगता था, बाई के हाथ का, टिफिन के हाथ का। तो डिसाइड हुआ कि घर की इस छोरी को आगे पढ़ाया जाए। गर्ल्स कॉलेज है तो छोरियों ने, छोराओं की दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। लड़की ग्रेजुएशन भी कर लेकर भाइयों का खाना भी बन जाएगा। पर मैं कहती हूँ वो होना ज़रूरी था। हमें नहीं पता होता कि ऊपर वाला हमें किस रूप में अवसर देता है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा जीवन का अवसर था कि मुझे मेरे भाइयों के साथ भेजा गया। और जो हमारा मकान था वो दूसरी मंजिला पे था, जैसे ये दूसरी मंजिला हो गई, और ऐसे हेडपम्प था नीचे। विषम परिस्थितियाँ इसलिए दी जाती है, या तो आपको बहुत बड़ी असफलता मिलने वाली है या आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो वो मेरा वहीं से जर्नी शुरू हुआ। अब दूसरा, जो आपके बच्चे भी गलतियाँ करेंगे, वैसे मैंने मेरे पिताजी की गलती करी कि हम सब जब घर से बाहर निकलते, स्पेशली बड़ी बच्चियाँ, तो हम उस आज़ादी का दुरुपयोग करने का भी सोचते हैं। मेरे मन में भी यही ख्याल आया था। ये गलती मैं बच्चों के सामने इसलिए जिक्र करती हूँ कि आप पेरेंट्स के नज़रिए से देखो और वो बच्चे अब मेरे नज़रिए से देखें। तो मैंने मेरे पिताजी के 250 रुपये चोरी किए थे और मैं अपनी गर्ल्स कॉलेज की दोस्तों के साथ गई थी वाटर पार्क। मेरे लिए आज वाटर पार्क जाना बड़ा कॉमन और नॉर्मल चीज़ है, आपके लिए भी होना चाहिए। हम वाटर पार्क लड़कियाँ चली गई, वहाँ हमारे गांव के भैया ने देख लिया, अरे उनकी छोरी तो वाटर पार्क में है, तुरंत पापा को फ़ोन करो। फिर मुझे गाँव ले जाया गया, बहुत थप्पड़ वप्पड़ पड़े। हर वो काम गलत है और हर वो काम हम सीना ठोक के बोल सकें। जैसे मैं बोलती पहाड़ चढ़ना है मेरे को, अब रोको। हर वो काम सही है जो हम हिम्मत से बोल सकते हैं। फिर पापा की मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि मैंने उनको, क्योंकि सब उनको ताने दे रहे थे, मेरी पढ़ाई छुड़वाने की नौबत आ गई थी कि आज तो वाटर पार्क गई है छोरी, कल से पता नहीं कहाँ जाएगी। पर वो पिताजी जो आज भी लाइलॉन का जूता पहनते हैं, जब पूरी मीडिया मेरे माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के बाद उनको कैमरे में कैद करने आई थी, वो गाड़ी में छिप गए थे कि भारी शर्म आई इन कैमराओं से। उनकी सोच को मैं आज भी सलाम करती हूँ मेरे पिताजी को कि उन्हें कि नहीं, मैं थारे भेज रही हूँ बेटा वापस। पर एक चीज़ याद रखिए, अब तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम हो, तू बुरो करेगी तो भी मारो नाम हो, बाकी थारी मर्जी। ये लाइन बहुत बड़ी है क्योंकि हम इंडिविजुअल होते ही नहीं हैं। हमारी हर चीज़ का असर हमारे पेरेंट्स, हमारे राज्य, हमारे देश पे पड़ता है। जब मैं टेक्निकल डाइविंग करके आई थी, जो मेरा विश्व रिकॉर्ड बना था, जब हम समंदर के नीचे जाते हैं तो बॉडी में नाइट्रोजन के बबल्स स्टोर हो जाते हैं। कोका कोला की बोतल देखिए आप लोगों ने, तो उसमें कैसे गोल गोल बबल्स देखे आप लोगों ने। वैसे ही पानी के अंदर आप जाओगे तो एक तो प्रेशर की वजह से आप कंप्रेस हो जाओगे, दूसरा वो बबल्स आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो समंदर में जाने में तो 10 मिनट लगता है, आने में 4.5 घंटे लगते हैं। और नाइट्रोजन के बबल्स आपकी बॉडी में जाते हैं। फिर आपने कोका कोला की बॉटल को ग्लास में डाल के देखा, तो ग्लास में भी वो बबल्स दिखते हैं किनार पे।
तो वैसे ही आपके शरीर में बबल्स रह जाते हैं। तो टेक्निकल डाइविंग के बाद आपको मना किया जाता है कि तेज चलना नहीं है, वॉक नहीं करना है। जब मेरा विश्व रिकॉर्ड बना था और मैं भौरा के सम्मेलन में गई थी, उस दिन मैं 90 किलो की थी। अब मैं जाके मैं हर दिन सूर्य नमस्कार करती हूँ, मैं 75 किलो की हूँ। तो बच्चे सबसे पहले ये प्रश्न पूछते हैं, मोटी दीदी कैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। बच्चों को बताना पड़ता है कभी कभी कि जब जब आपके गेम चेंज होते हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ये बात महिलाओं पर सबसे ज़्यादा लागू होती है और मैं इसीलिए कहती हूँ महिलाओं के शरीर हर उम्र में, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में बदलते रहते हैं, इसलिए स्पेशली उन पर बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। और डॉक्टर ने बोला, मतलब मैंने उस समय भगवान को बोला था कि भगवान जी माउंट एवरेस्ट चढ़ाया नहीं, नौकरी है नहीं, शरीर था वो भी तोड़ दिया, और क्या लोगे। तो एक नेगेटिव फीलिंग आती है जब आपके जीवन में भी कभी हताशा आती है। तो डॉक्टर आके बोलता है यू आर सो लकी, क्योंकि मेरा जो लास्ट फ्रैक्चर हुआ था वो हमारे 2 पैर और हमारी टेलबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जहाँ जुड़ती है वहाँ हुआ था। तो मेरे लेफ्ट तरफ जरा सा भी आधा इंच भी फ्रैक्चर हो जाता तो मेरा ये लेफ्ट लेग लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बच गई हो, इतना सा फ्रैक्चर रह गया, वरना जीवन भर व्हील चेयर पर बैठी रहती है। तो जी एक जो चीज़ ऊपर वाले को देख के मैंने बोला कि इससे भी बुरा हो सकता था जो भगवान ने नहीं किया। तो जब भी आप हताश हो, निराश हो, भगवान को कोसो, तो ज़रूर सोच लेना कि उससे भी बुरा हो सकता था जो कि भगवान ने नहीं किया। मैं तो आस्तिक हूँ और मैंने प्रभु जी को फील किया है। पहाड़ पे कोई भी व्यक्ति ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं चढ़ सकता। जब मैं दोबारा 9 महीने बाद बिस्तर से उठी थी तो मेरे को 2 पिक्चर्स ने मोटिवेट किया था। यदि आज सर ने मुझको बुलाया, उसका रीज़न क्या है, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम वैसे बनते जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा कहना, क्योंकि अच्छी चीज़ें हो सकता है तुम्हारे जीवन में इसमें से कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए। मुझे हज़ारों बच्चों के मैसेजेस, हज़ारों बच्चियों के मैसेजेस आते हैं और वो बताते हैं कि हमने ये पॉइंट आपकी लाइफ से लिया और हमको बेनिफिट किया, क्योंकि आप हमें अपनी जैसी लगती हो। कोई हवाइयाँ जुमले कसने वाला व्यक्ति नहीं लगता, क्योंकि ये सब नेचुरली हुआ है। तो मुझे 2 पिक्चर्स ने मोटिवेट किया था। पहला था चक दे इंडिया, जिसमें वो बोलता है लड़कियों जिंदगी को 70 मिनट दिखा दो इस दुनिया को, और दूसरा था माझी द माउंटेन मैन, जिसमें वो बोलता है जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मैं अपने आप से बोलती थी अब जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। तुम अपने लक्ष्य से हमेशा बोलना कि जब तक तुम उसको कर नहीं लोगे तब तक छोड़ना मत, क्योंकि बीच में आने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और हम तभी पलटने की कोशिश करते हैं। तो इससे अच्छा कि थोड़ा और पार कर ले। मैं अपने आप से दिमाग से जब भी हताश होती हूँ तो मैं सोचती हूँ छोड़ के करूँगी क्या, फिर क्या करूँगी। तो हमेशा जब भी पलटने की मौका है तब सोचना इसके बाद करूँगा क्या या करूँगी क्या, कंप्लीट करना सबसे महत्वपूर्ण है। फिर दोबारा ट्रेनिंग के लिए जब उठी थी तो रुई की जैसी हो गई थी, 9 महीने बिस्तर पे थी ना, तो दौड़ते नहीं बनता था। तो हर दिन मैंने फिर 10 किलोमीटर में दौड़ती थी। एक स्कूल में नौकरी करती थी, जो भैया लोगों के बाल ऐसे मेरा बॉयकट बाल करा लिए थे क्योंकि मुझे यहाँ पे जुएँ हो गई थी बहुत सारी। फिर मेरा काम था फिर रात को 4 घंटे ट्रेनिंग करना, मालिश करके पैरों पे सो जाना। मैंने इस दरमियान ना एक त्यौहार मनाया ना किसी से बात करी। मेरे फ़ोन में केवल 3 लोगों के नंबर हुआ करते थे। जो व्यक्ति मेरे को लगता था कि मेरे टारगेट के काम का नहीं है, मैं उसको हटा देती थी, बात नहीं करती थी। अब मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, उस समय नहीं हुआ करती थी। जब जब तुमको अपना टारगेट अचीव करना हो 1 साल तब करना। हर दिन 5 बजे उठना, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरे से अधिक समय होगा। चाहे तुम्हें सबसे अच्छा गायक बनना हो, तुमको सबसे अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला व्यक्ति बनना हो, या सबसे अच्छा पर्वतारोही बनना, उसका एक ही उपाय है, लोगों के जागने से पहले 8 बजे उठने से पहले तुम्हें जागना होगा। और इस तरह से मेरी 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा मुझको स्पॉन्सरशिप दी और दोबारा मैं ट्रेनिंग के लिए गई। पहाड़ों पे ज़रूरी नहीं होता कि आप दूसरे गेमों में आप हारते हो या जीतते हो, पहाड़ों पे आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। डाइविंग में भी यही है, आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। कोई लाइफ के रिस्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अलग हो जाता है, सोचने का नज़रिया, जीवन को देखने का नज़रिया। इन सब ट्रेनिंग के बाद दोबारा 2 महीने लगातार चलते 22 मई -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ हम चंद सेकेंड के लिए हमारे ग्लव्स निकालते तो उंगलियाँ काटनी पड़ जाती है। 22 मई 2019 सुबह 5 बजे आप सबकी दुआओं की वजह से, क्योंकि मैं जब न्यूज़ में आता था सब लोग दुआएं करते थे, आप सबकी दुआओं के साथ मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के खड़ी थी और सफलता
सफलता कभी अकेले की नहीं होती। मेरे पीछे कई लोगों का हाथ है, इस संस्था के पीछे कई लोगों का हाथ है, आज के आयोजन के पीछे कई लोगों का हाथ है। मेरे पीछे भी मेरे गुरुओं का हाथ था। इसके ऊपर या तो आसमान था या भगवान था। टॉप ऑफ वर्ल्ड से दुनिया गोल नजर आती है, वहाँ से आसमान सतरंगी दिखता है। आप शून्य में पहुँच जाते हो। लोग तपस्या इसलिए करते हैं कि वो महसूस करते हैं कि ऊपर वाला कैसा महसूस कराता है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे आप शून्य समय के लिए, कुछ ही समय के लिए उस शून्य वाली अवस्था में पहुँचते हो जो सबसे कीमती होता है। जब मैं वापस आई थी पहाड़ों से तो मेरे पिताजी को लोग कंधे पे ऊपर घूम रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम ने मुझे डायरेक्ट बुलाया था, कैबिनेट में सम्मान हुआ था, मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आता है। सब कुछ अच्छा है, मैं सब कुछ अच्छा चलता है। 4 महाद्वीप के माउंटेन्स को क्लाइंब करने के बाद मैं ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों को। पर मेरे लिए सबसे कीमती मेरा माउंट एवरेस्ट है। जब हज़ारों बच्चियों के पापा और मम्मी फ़ोन करके बोलते हैं कि आपके पहाड़ चढ़ने से हमारी इतनी हिम्मत हो गई कि हम हमारे बच्चों को शहर तक पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो मुझको लगता है मेरी ये सफलता है। बस मैं तुम सब बच्चों से सिर्फ यही कहूँगी, इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को, कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावना असीम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, शायद इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना। और कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना। तजुर्बा मिलेगा। नेचुरल बने रहना जैसे तुम हो। मेरे को क्योंकि चलते चलते मेरे जूते फट चुके हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मेरा अंदर का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि बाहरी चीज़ों से कोई फर्क ना पड़े। तो मटेरियलिस्ट लाइफ जो है इसे दूर रखना और याद रखना कि इस जीवन में तुमको इस प्रकृति को और भी खूबसूरत और भी प्यारा बनाना है। और अंत में एक लाइन, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर तुम कुछ ऐसा करना कि मिसाल बन जाए। थैंक यू। कोई प्रश्न? आनंद पोपटे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो 360 डाइव है, डाइव मास्टर जिसमें आप हैं, वो सबसे आश्चर्य का आपका मुझे लगा पर्सनली। बाकी तो आपकी ऊंचाइयाँ और सारी चीज़ें भी हैं, वो भी हैं हम लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा सा हमें बता दीजिए। 360 डाइव, टेक्निकल डाइविंग। yes, yes. Because diving is the very simple but technical. Scuba diving is very difficult. So ओके तो जैसे ही हम 30 मीटर के नीचे जाते हैं, क्योंकि डाइविंग में आपको जाने में 10 मिनट लगता है, आने में 4.5 घंटे लगते हैं। तो 30 मीटर के नीचे जाने के बाद आपने जब गाजी अटैक मूवी देखिएगा तो हमारी पनडुब्बी के भी कलपुर्जे निकलने लगे थे। तो 30 मीटर के बाद आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है बहुत तेज, क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाती है। जैसे बॉटल को यहाँ जाएंगे तो नीचे वो कंप्रेस हो जाती है ऑटोमेटिकली, वैसे ही हमारे शरीर के ऑर्गन्स के साथ होता है। 30 मीटर के बाद हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर लेते हैं, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में बबल्स फॉर्म में चली जाती है। अगला मरीन लाइफ बहुत डेंजरस होती है, मतलब समंदर की जीव। एक स्कॉर्पियन फिश होती है, इसका ऐसा सिग्नल होता है, सांकेतिक रूप में हम बताते हैं। तो वो दिखती बिल्कुल रेतीली है, बस उसको टच कर दे तो ऐसा लगता है 100 कोई हथौड़ा मार रहा है। तो अधिकतर डाइवरों की समंदर के अंदर वही डेथ हो जाती है। दूसरा होता है लॉयन फिश, तो उसको लगता है उसके आसपास कुछ भी भयभीत यदि वो होती है तो वो स्ट्रिंग फेंक देती है, उसके जहर से मर जाते हैं। तीसरा सी स्नेक, वो हमारे करीब आता है। तो नीचे जाने के बाद आपकी जो गैस है वो नार्कोटिक हो जाती है, मतलब शराबी की तरह आपका दिमाग काम करता है। तो ऊपर आना बड़ा डिफिकल्ट है। हम 3 सेकंड में सांस लेते हैं, 6 सेकंड में छोड़ते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हम 100 बार एक चीज़ को उठा के करते हैं ताकि हम नीचे जाके सही कर सकें, और आप सेकंड में वहाँ मर सकते हो। तो टेक्निकल डाइविंग को करने में मुझको खुद को 1.5 साल लगे और 10 लाख रुपए लगे, तब जाके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ। क्योंकि इक्विपमेंट भी पानी के अंदर फट जाते थे और आप तुरंत मर सकते हो। तो इक्विपमेंट को मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट होता है प्रेशर के समय। सीधा रखिएगा। मैम, आप स्कूबा डाइविंग कहाँ से और कैसे सीखी? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप समुद्र के अंदर इतनी गहराई तक जाके सांस कैसे लेती थी? ओके, सो अस्पताल है हमारे भारत में, कहीं भी मरीन से रिलेटेड इंजरी का अस्पताल नहीं है। केवल पौंडीचेरी में जिपमर अस्पताल है जहाँ समंदर से रिलेटेड कोई भी इंजरी होती है उसका इलाज किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में मेरा डाइविंग हुआ है, वहाँ डाइव साइट होती है। डाइव साइट मतलब जैसे आपका शिवनी है, आपको भोपाल जाना है क्योंकि भोपाल बड़ी सिटी है, तो डाइव साइट होती है हमारी, जो कम गहरी और ज़्यादा गहरी होती है। तो पौंडीचेरी में डाइव साइट है जहाँ मैंने किया था, वो वॉल थी और एक थी 3 रोजेस, उन डाइव साइट का नाम था। एक थी ना टेम्पल साइट। तो वहाँ हम डाइविंग कंप्लीट करते हैं और वहाँ हम ऐसे नहीं जाते,
गैसों का मिक्सचर पड़ते हैं, वो पीछे लगे होते हैं हमारे कंधों पे। 6 सिलेंडर्स होते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, और दिमाग तो चलता नहीं है वहाँ पे। तो सबकॉन्शियस माइंड में बिना 10 मीटर पे ऐसा सोचते हैं कि 40 मीटर पे है, तो वहाँ एक ही ट्रेनिंग को 100 बार, जैसे मैंने 360 डाइव करी है, वो इसलिए करी थी कि एक ही चीज़ को 100 बार दे रहा है ताकि पानी में अंदर जाने के बाद दिमाग काम नहीं करता था, पर सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल करेक्ट करता है। पानी में आप जो है सिग्नल से काम करते हो, ओके, नोट ओके, माय मास्क इज बैड, शार्क, स्कॉर्पियन फिश, लॉयन फिश, सी स्नेक, तो ये सब चीज़ें हम सिग्नल यूज़ करते हैं। और ऑसम, ठीक है, कोई और? तो मैंने फील कैसा हुआ था? इट्स लाइक वाओ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बच्चा। कि समंदर के अंदर एक और बहुत खूबसूरत दुनिया है। हम तो बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, वहाँ आपको आपकी धड़कनों की आवाज़ खुद को सुनाई देती है। वहाँ बड़ी बड़ी छोटी छोटी मछलियाँ होती है, वहाँ आप सिलेंडर से सांस लेते हो तो बबल्स को देखते हो, ग्रेविटी जाती है। समंदर के आप प्रेशर महसूस करते हो। जितनी बड़ी दुनिया बाहर है ना, उससे कई गुना खूबसूरत दुनिया समंदर के अंदर। हम यहाँ टिकटॉक की रील में घुसे रहते हैं तो उससे तो हम पे गिर जाते हैं। तो आपको टिकटॉक की रील की जगह समंदर के अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करनी है, ठीक है? अंडरस्टूड। मैम, जब आप माउंट एवरेस्ट और स्कूबा ड्राइविंग करने गए थे तो मैं आपको वहाँ डर नहीं लगा? डर सबको लगता है, सबको डर लगता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको डर नहीं लगता। पहली चीज़ तो जब लाशें देखते हैं ना, मतलब 350 डेड बॉडीज, कभी हाथ दिखता है, कभी पैर दिखता है, उसके ऊपर से पार करते तो तब ऐसा लगता है ये भी तो पहाड़ चढ़ने आया था, ये भी मर गए, अपन इसकी जगह हुए तो। दूसरा एक लेडर लगा हुआ था निशानी, यहाँ से लेके वहाँ तक बड़ी बड़ी खाई में, और एक छोटी सी रस्सी होती है जिसको हम हाथ में पकड़े होते हैं। लेडर ऐसे जुग 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 करता है, मतलब हिलता है ना, निशानी कैसे हिलेगी, यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो, और आप इस पर चलोगे तो पैर ऐसे वाइब्रेट करते, खूब कपकपाते हैं। वहाँ मेंटल चीज़ काम आती है। करवास में जब आप गिरते हो ना, तो गिरने की वजह से नहीं मरते हो। जैसे पानी को हाथ में लिया तो पिघल जाएगा ना, वैसे धम से आप करवास में गिरते हैं। तो डर तो सबको लगता है, मुझको भी लगा था। पर डर के आगे क्या है? जीत है। क्या है डर के आगे? जीत है, बस ये सोचना है। अगले 3 प्रश्न और कि पेरेंट्स के कोई प्रश्न है तो दीदी, बच्चों के 5 हैं, 2 अतिथि के हैं, 2 पेरेंट्स। ओके ओके ओके। कैसे सीखे और हमें सीखना होगा तो हमें क्या करना होगा? क्या सीखना होगा? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। हाँ, तो उसके लिए पहले तो पढ़ना भी होगा बहुत। मैं अभी डॉक्टर कर रही हूँ, PhD कर रही हूँ, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं पानी के अंदर या पहाड़ के अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स काम आती है पूरा का पूरा। दूसरा, अब क्या करना होगा आपको? वर्कआउट करना होगा, रनिंग हर दिन। तीसरा, हर दिन जल्दी उठना पड़ेगा मेंटल फिटनेस के लिए, योगा के लिए। अब बताए कोर्सेज, तो आज आप गूगल पे जाके अच्छी चीज़ सर्च कीजिएगा कि भारत में 5 माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है। वहाँ पे आप 16 साल से लेकर 40 साल तक कोर्स कर सकते हो, ये एज लिमिट होती है। कोर्स में आपको सिखाते हैं कि पहाड़ पे आपको जिंदा कैसे रहना है। ओके, जैसे मैंने डाइविंग का कोर्स किया 1.5 साल, तो 1.5 साल के कोर्सेज में सिखाते हैं आपको जिंदा कैसे रहना है, पहाड़ कैसे चढ़ना है। क्योंकि जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, तो इसमें सिखाते हैं आपको कि कैसे करना है। यदि आपको माउंटेनियरिंग करनी है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो उससे पहले 6000 मीटर के 2 माउंटेन चढ़ने होंगे। 6000 मीटर के माउंटेन इसलिए चढ़ने होते हैं कि एल्टीट्यूड पे आपकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को एसिड निकल के आ जाता है बाहर, पेट का जो एसिड होता है। कुछ लोगों को बुखार आ जाती है बहुत तेज, कुछ लोगों को बहुत तेज हेडेक होता है। जैसे मुझको होता था, मेरे को भी वॉमिटिंग होती थी बहुत ज़्यादा। किसी को नींद आती है और चलते चलते सो जाता है, गिर जाता है पहाड़ से। तो पहाड़ पे आपका बॉडी रिएक्ट कैसे करता है? तो उससे पहले 6000 मीटर के माउंटेन चढ़ना है। आप एनसीसी में हो क्या? आगे जाके एनसीसी लेना। स्काउट में मैम, स्काउट में। ओके, तो एनसीसी की तरफ से कोर्सेज करवाए जाते हैं, बेसिक और एडवांस कोर्स। सीट मिलना आसान हो जाएगी, वरना वो बुक रहती है। तो पहला इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जो कि उत्तरकाशी में है। फिर हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जो कि दार्जिलिंग में है। और अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट, जो कि
हिमाचल प्रदेश में, फिर निमा से जो कि अरुणाचल प्रदेश में। माउंटेनियरिंग के अलावा पैराग्लाइडिंग में भी अपना करियर बना सकते हो, स्कूबा डाइविंग में भी बना सकते हो, स्की में भी बना सकते हो। मैं कहती हूँ बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में इसलिए डालिएगा क्योंकि बच्चे आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे आत्महत्या करने का सोचते हैं। इन चीज़ों पे जाके आपको पता चलता है कि लाइफ में और कुछ भी है एक्सप्लोर करने को, दिमाग के चक्षु खुलते हैं। फिर उनको लगता है कि यार मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ या छोटी छोटी बातों में क्यों डरता हूँ। तो छोटे छोटे एडवेंचर ट्रैक जरूर करवाइएगा ताकि बच्चे अपनी भाई उसका सामना आपने कैसे किया? मैंने कैसे किया? ओह काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं मतलब मेरे को ये लगा था इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, जाके करूँगी क्या, करके जाती हूँ ना। दर्द होता है एक एक कदम चलाते टाइम, सांस नहीं आती है, चेहरा जल गया था मेरा। इंस्टाग्राम पे देखा खून टपक रहा है। मेरी स्किन यहाँ एक उम्र के लोगों से 6 साल बड़ी है, जल्दी झुर्री आएंगी मेरे को, जल्दी बूढ़ी होंगी मैं। मेरे बाल अभी से पीले हो गए समंदर में डाइविंग कर करके। तो ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, पर वहाँ जब आपको पहाड़ दिखता है और चढ़ते समय आपको लाशें दिखती है तो आपको लगता है कि जीवन की ये परेशानी तो छोटी है, इसको करके जाओगे तो लाइफ सेटल है ना। अब जब मैं नीचे आती हूँ तो कितना अच्छा लगता है, सब अच्छा होता है, सब पापा को प्राउड फील कराते हैं, देश को प्राउड फील होता है। जब आप ये फीलिंग सोचते ना कि इंडिया का फ्लैग लेके आप खड़े हो गए तो वो चीज़ आपको बूस्टअप देती है, वहीं से आपको साहस आता है। मेरे लिए तो यही था बस। तो बच्चों के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बच्ची है इससे पूछ लेते हैं बाकी। फिर से कितने दिनों तक के रहते थे और वहाँ पे आप क्या खाते थे? 2 महीने का एक्सपेडिशन होता है। खाने को तो कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करेगा। शरीर ऑक्सीजन किसको देगा? चलने के लिए दिमाग को। तो वहाँ हम लोग बर्फ़ खोलते हैं, पिघलाते हैं, उसमें सूप का पैकेट डालते हैं और वो हम पीते हैं, इसीलिए हम पतले हो जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देखा हमारा शरीर वैसा हो जाता है, हमारी हड्डियाँ पतली हो जाती हैं, हमारा पेट खत्म हो जाता है, मसल्स खत्म हो जाते हैं, सेल्स मरने लग जाते हैं। तो खाने को तो सूप ही मिलता है बस 2 महीने तक। कोई पेरेंट्स के प्रश्न को पूछते मैं जो सबसे अच्छी रोमांचक या प्रेरणादायी जो खास बात है वो बताइए भाई। खास तो पूरे समय ये होता है वहाँ पर क्योंकि आप प्रकृति के पास रहते हैं। सबसे रोमांचक और मेरे लिए जो सबसे डिफ़िकल्ट हुआ था वो ये हुआ था कि वहाँ पे 2 महीने तक बात नहीं होती अपने पेरेंट्स से। मेरे पापा को मैं बोल के गई थी कि पापा बस वहाँ जान तो हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। मेरे पिताजी बिल्कुल सीधे हैं, एकदम बहुत सीधे हैं। मैंने उनको जाने से पहले स्मार्टफोन दिला के गई थी। तो उन्होंने देखा माउंट एवरेस्ट पर तो लोग मर जाते हैं, तो मर जाए लोग। तो मैंने कहा आर्मी वाले के पापा को तो पता होता है कि उनका बच्चा दोबारा नहीं आएगा, तो बस। पर वो था ना फ़ोन रखने से पहले 1 ही सेकंड था, उनकी आवाज़ थी तो आ तो जाएगी नहीं। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि उनकी आवाज़ मेरे को इतनी बार कानों में घूम रही थी। पहले मेरे को मम्मी पापा की इतनी वैल्यू नहीं थी, मतलब कि हाँ ठीक है सारे मम्मी पापा करते हैं। उसके बाद उनके एक एक मूवमेंट मुझको याद आने लगे थे, मतलब उनकी वैल्यू समझ में आने लगी थी कि एक गाँव का पापा कैसे झेलता है ताने, कैसे वो मेरे को सुबह उठाते थे। और ऐसा लग रहा था कि एक बार वापस जिंदा जाना है पापा को कहने के लिए कि हाँ मैं वापस आ जाऊँगी। तो ये मूवमेंट मेरे लिए सबसे हार्ट टचिंग था, सबसे ज़्यादा। जैसे आपके मम्मी लोग आपको बचपन से कैसे गाइडलाइन करती मार के कि आप बिल्कुल बहुत इतनी बड़ी ऊंचाई को छू लेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते अपने बच्चों के लिए कि हम ऐसा ही देखा इतनी ऊंचाई को बहुत सारी मार के। सच में मेरी मम्मी ने बहुत मारा है मुझको। मैं बहुत जिद्दी और नालायक बच्चा रही हूँ और परवरिश में यदि ये कहूँ तो उन्होंने दोनों बच्चों के बराबर करी। मेरी माँ ने मेरे को भी ट्रैक्टर चलाना सिखाया और मेरे को भी सारी चीज़ें सिखाई और मेरे भाई को भी रोटी बनाना सिखाया और काज बटन सिखाया। दूसरा, कभी भी उन्होंने मेरे को ये नहीं सिखाया कि मैं लड़की हूँ तो मेरे को भाई हो खुद लड़के आना। तो मैंने एक बार एक लड़के के बाल उखाड़ के ले आई थी मैं, तो मेरे को बहुत मार पड़ी थी। दूसरा, जो मम्मी मना करती थी मेरे को मन करता मैं ट्राई करके देखूँ, तो मैं वही झूले पे झूलना करना। तो एक बार कमर में पहले बचपन में भी लग गई थी। तो मेरी मम्मी को चाहिए थी कम बोलने वाली प्यारी सी समझदार सी बच्ची और मैं थी उदंड नालायक और जिद्दी बच्ची। तो मम्मी के लिए ताने बहुत कठिन थे।
जब मैं पहाड़ पे जाती थी तो उनको लोग बोलते थे कि तमाई छोड़ी, पहाड़ पहाड़ जाए, वहाँ तो छोरा होन भी रे, कहीं हो पहाड़ चढ़ना से। तो मेरी मम्मी पापा उनको तो बोल देते कि पहाड़ पे छोरा भी रहे, भालू भी रहे, पर वो ताने एक माँ के लिए बड़े खतरनाक होते हैं कि कई दफ़ा आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, तो आपको चंडी का रूप भी रखना पड़ेगा। दूसरा, मैं अपनी लोकेशन हमेशा देती हूँ अपने मम्मी पापा को। और तीसरा, उन्होंने परवरिश मेरी ऐसी की है कि थारा डिसीजन थारा सा, कभी भी जिंदगी में थोपजे मत कि माँ बाप ने धरा ली ऐसा ऐसा करियो है। तो मेरे डिसीजन उन्होंने यदि मुझे लेने दिए हैं तो उन्होंने बिल्कुल मुझ पे छोड़ दिया है, पर पहले वो मुझे समझाइश देती हैं। वैसे उदाहरण के लिए मान लो कि मेरे बहुत गलत डिसीजन भी रहे हैं पहले, पर परवरिश उन्होंने मेरी मार के की है, जिसकी वजह से मैं इतनी सुधरी हुई हूँ आज थोड़ी। और वो ज़रूरी होती है, माँ की मार सच में बहुत ज़रूरी होती है। जिस बच्चे ने मार नहीं खाई है, मतलब मुझे लगता है उसने मम्मी का प्यार नहीं पाया है। बस यही प्रश्न थे। किसी का कोई प्रश्न? किसी का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे पहला नंबर पर मेरे पिता, दूसरे नंबर पर मेरा आलोचक भाई, तीसरे नंबर पर मेरे गुरु, चौथे नंबर पर मेरे माउंटेनियरिंग के शेरपा, पाँचवें नंबर पर मेरे स्पॉन्सर, छठे नंबर पर वो सभी लोग जो मेरे लिए दुआ करते थे। इसलिए मुझे ये समझ में आया। और वो भैया लोग, जब मैं वल्लभ भवन में जाती थी तो गेट पे द्वारपाल भैया लोग खड़े होते थे, ये अधिकारी पैसा दे सकते हैं, इससे मिलो। तो सफलता, यदि सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है तो हर सफल महिला के पीछे भी पुरुषों का हाथ होता है। नहीं, मेरा ऐसा कोई महान पुरुष प्रेरणा स्रोत नहीं है। मेरे लिए मेरे आसपास के लोग प्रेरणा स्रोत होते हैं। जैसे दूध वाले भैया हैं हमारे, जो आज तक जीवन में चीटिंग नहीं किए, ईमानदारी से दूध दिया है, तो आज वो गरीब है। तो मुझे वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। मेरे यहाँ के पोस्टमैन वाले सब भाई सब दिखते हैं मुझको कि वो कैसे साइकिल से लेके आते थे, कितनी मेहनत शिद्दत से उन्होंने काम किया। मेरे लिए वो दीदियाँ प्रेरणा स्रोत होती है। मेरे आसपास की वो आंगनबाड़ी वाली दीदियाँ जो सुबह घर का काम, खुद के बच्चे, नालायक से ऐसे बच्चे, और फिर इतने मोटे मोटे रजिस्टर मेंटेन करके काम करती हैं। मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत होते हैं जो लोग पहाड़ों पर जब जाते हैं ना, शेरपा आपको मरने के लिए भी छोड़ सकता है, पर ईमानदारी से वो आपकी जान की रख, और आपसे कहेगा ना कि तुम्हारी जायदाद नाम पे कर दो, तो आप कर दोगे, पर वो आपको ठगता नहीं है और आपकी ज़िंदगी बचा के लेके आता है। तो मेरे लिए मेरे आसपास के जो लोगों में जो अच्छा पन है, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर महापुरुष छुपा हुआ है। आप जो भी बातें आपने यहाँ से लेकर जाएंगे, आप उन्हें अमल में लाएं। उन्हें भगवान की सबसे सुंदर कृति है, सबसे सुंदर कृति है, और वो ऐसे किसी को भी नहीं दे सकता। भगवान की कृति किसी को भी नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने बच्चों से मेहनत करवाना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ओके, सो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वैसे तो हम जो शिक्षक की नियुक्ति करते हैं उसमें एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और फिर हम शिक्षक नियुक्त करते हैं, लेकिन उन शिक्षकों में से भी एक बेस्ट को चुनना होता है तो बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि हमारे सारे टीचर ही बेस्ट होते हैं। ओके, सो ईस्ट आर बेस्ट, पर्लवैली इज बेस्ट। तो लेकिन फिर भी उसमें से हमने एक बेस्ट टीचर्स को चुना है, और एक चुना है हमारे जो शिक्षिकाएं हैं, हमारे जो स्टाफ है, कमेटी है, उनने जो डिसाइड किया है, उनमें से जो नाम है, सबसे पहला बेस्ट पेरेंट्स का जो नाम है वो है प्रीतम सिंह दरवेकार। यहाँ ऊपर से लेना था ना सीमांत तेरे को, बड़े ये ऊपर चल। हम यहाँ पर पर्ल बुन रहे हैं। ये जो आगे जाके पर्ल बनेंगे, और ये बच्चे हमें जब IAS निकलेंगे यहाँ से, जैसे मैं दीदी को बुलाया हमने पर्वता रोहिणी, जैसे पर्वता रोहिणी निकलेंगे, कुछ बिजनेसमैन निकलेंगे, कुछ लीडर निकलेंगे जब, और आखिर हमें जब यहाँ पर मिलेंगे, जब इस स्कूल में यहाँ पर कुछ इन्हीं बच्चों में से IAS बैठे होंगे, तब हमारी जो यहाँ से So best teacher of the year is Miss Radha Parthi ma'am. So please come on the stage. जोरदार तालियां। Head class teacher, she lives in पाथरफोड़ी से आप आती हैं, और आप अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करती हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। आप सबसे पहले स्कूल में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। सो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आगे भी आप ऐसा प्रयास करें और मेहनत करते रहें। आप ले लो।
अब रुक जाओ। की बातें और बहुत सारी प्रेरणादायी बातें बताई। तो हम भी कुछ देना चाहते हैं दीदी को कि यहाँ से जब जाएं, जब भी वो याद करें कि मैं कहीं गई थी, तो कुछ उन्हें याद रहना चाहिए। तो एक छोटा सा स्मृति चिन्ह परलवेली स्कूल की तरफ से हम दे रहे हैं। जूम करके मान लेना, ठीक है? चलो। सभी ये परलवेली परिवार की ओर से गिफ्ट है। इसमें कुछ बच्चों की फोटो है और दीदी की भी फोटो है। एक बार और ले लो। हर्षोल्लास की बात है कि सभी